नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम पहल में। और पहल की इस यात्रा में हम पहुंचे हैं डॉक्टर सत्या सिंह के पास। नमस्कार सत्या मैम। नमस्ते। सत्या जी पूर्व पुलिस अधिकारी रही हैं और इस समय बतौर साहित्यकार, सेवानिवृत्त होने के बाद बतौर साहित्यकार पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रही हैं। लगभग 25 से ज़्यादा किताबें, प्रेसिडेंट अवार्ड, गवर्नर अवार्ड, मुख्यमंत्री अवार्ड और 500 से अधिक अवार्ड जो इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए बहुत सारी संस्थाओं ने, समाज सेवियों ने आपको दिया है। जो कि इन्होंने अपने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से ऐसे तमाम सारे जो नीडी लोग हैं जिनको आवश्यकता थी उनको सहायता पहुंचाने का काम किया है अपनी सेवा के दौरान, सेवा के बाद और अभी भी। आपको और भी बता दें इसी के साथ में कि पुलिस बैडमिंटन गेम्स में उत्तर प्रदेश में 16 बार आप चैंपियन रहीं और इंडिया में मास्टर में सेकंड पोजीशन आपकी रही। महिला सम्मान प्रकोष्ठ, 1090, सीआईडी और तमाम सारी पुलिस के जो खास विंग्स होती हैं, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जहाँ पर खास विंग्स में कुछ अच्छे पुलिस अधिकारियों को लगाया जाता है, आपने सेवा दिया और उस सेवा के दौरान अपने ऐसे काम किए कि जहाँ पर आउट ऑफ टर्म जाकर आपको बहुत सारे ऐसे प्रमोशन भी मिले, बहुत सारे अवार्ड भी मिले। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं इतनी सारी तारीफ आपकी लखनऊ में और पूरे उत्तर प्रदेश में, भारत में सुनता रहता हूँ। अच्छा। तो जब रिसर्च किया तो पता लगा कि आपने 1982 में पुलिस सेवा ज्वाइन किया। तो उस दौर में महिला पुलिस कर्मियों के बारे में बताइए कि किस तरह की समस्या होती थी उस समय? नहीं देखिए, वो जो समय था ना तब बहुत कम महिलाएं थी पुलिस में। ऐसा होता था, आपके घर में भी होता होगा, एक आम मतलब ये विचारधारा थी कि बच्चे अगर कुछ शैतानी करते थे तो माँ बाप यही बोलते थे कि अभी पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो लगता था जैसे पुलिस नहीं हो गई, गब्बर सिंह हो गए। तो हम लोग भी डरते थे पुलिस के बारे में। बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन पढ़ने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद जब मैं बीएचयू में गई तो वहाँ पे फॉर्म भर दिया, हो गया। और जब वहाँ पे गए ट्रेनिंग में 82 में, तो 1800 लड़कों में 1800 में मात्र 9 लड़कियां थी। अच्छा, अब सोचिए उस बहुत 9, कम रेशियो था ये तो। बहुत कम। लेकिन उसमें भी जो था, 2 जो थे वो कोटे से थे और जो 2 डिसीज कोटा होता है, जैसे किसी के फादर या किसी के हस्बैंड की डेथ हुई उनकी जगह पे थे, और 2 रैंकर थे जो कांस्टेबल से आए थे। 6 ऐसे हो गए। 3 जो थे वो हम लोग डायरेक्ट थे मात्र। तो वहां से शुरू हुआ। फिर मेरी पहली बनारस में पोस्टिंग हुई। पोस्टिंग होने के बाद वो लड़कियों का जो होता है ना कि लड़की तो लड़की ही है, हाँ। तो उसमें लड़की इंसिडेंट। क्या है कुछ बताइए ना, खुल के। आप लड़की संकोच क्यों कर मतलब रही ये हैं? है कि लड़की अगर पुलिस में है हम्म, तो भी वो लोगों के लिए एक मदारी नहीं होता है, जैसे कि मदारी कोई तमाशा दिखा रहा है तो खड़े होके लोग देखें, वैसे एक लड़की को यूनिफॉर्म में करके मतलब इस तरह से देखते थे जैसे कोई अजूबा हो। उस अच्छा। समय उस समय बनारस में जब मेरी पोस्टिंग हुई थी तो हम मात्र 3 लोग थे वहां पे। मैं एक आपको बहुत मजेदार घटना बताती हूँ कि हुआ क्या था कि हमेशा यूनिफॉर्म पहने पहने मतलब लगता था 24 घंटे वर्दी लादे हैं, बेल्ट लगाए हैं, रिवॉल्वर लटकाए हैं। तो कभी कभी मूड होता था कि प्राइवेट में भी चल लें। तो एक बार मैं प्राइवेट में ऐसे ही रिक्शे से जा रही थी। एक चौकी थी महमूरगंज करके, बनारस में है। तो मैं उससे जा रही थी। तो मैं जब गई तो बनारस है। तो साइड में एक वो टपरी टाइप का था जहाँ पे चाय बना रहा था एक, और एक स्टूल पड़ा था, उस पे कुछ लोग बैठे थे। तो उसमें से एक आवाज आई, का हो, कहाँ जात हो। तो पुलिस की थोड़ी ये था कि थे तो पुलिस की गर्मी की, अरे मैं दरोगा हूँ और मुझे कोई इस तरह की कर रहा है। तो मैं घूम के देखा तो देखा कि एक कई लोग बैठे हैं, उसमें एक लड़का जो बोल रहा था वो बैठा है। मैंने रिक्शे वाले को बोला कि रुको, और मैं उठ के गई और उसको जाके पूछा, हमने कहा क्यों, क्या परेशानी है। तो वो एकदम बोल रहा है, आपसे कौन बात कर रहा है, आपको कौन बात कर रहा है, आपको क्या परेशानी है। तो मुझे लगा कि कुछ तो है। तो हमने रिक्शे वाले से बोला, हमने कहा जाओ चौकी पे और वहां पे बोलना कि मैं यहाँ पे हूँ, बुला रहे हैं। अब वो रिक्शा गया। इसके बाद उसको पता चल गया कि ये पुलिस में या कुछ होंगे। वो खड़ा हो गया कि मैं भी बुला के आता। हमने कहा नहीं, तुम बैठो। तो वो खड़ा हो गया और साइड में एक स्कूटर खड़ी थी।
तो वो गया स्कूटर पे बैठ के स्कूटर स्टार्ट करने लगा, तो मैंने उसमें से चाबी निकाल ली स्कूटर की। जब चाबी निकाली तो वो मेरे हाथ से चाबी खींचने लगा, तो मैंने खींच के एक झपड़ मारा, तो चाबी मेरे हाथ में रह गई, छल्ला उसके हाथ में चला गया। उसके बाद फिर वो रुकने की जगह उठ के वो भागने लगा, तो मैंने पीछे से उसका कुर्ता पकड़ा, तो वो मटका सिल्क का कपड़ा वो पूरा बीच में से निकल के मेरे हाथ में आया और वो भाग गया। भाग गया। और तब तक पुलिस के एक बघेल सर थे जो सीनियर थे, वो और 2-3 और सिपाही सब लोग आ गए, तो वो तो भाग चुका था, लेकिन स्कूटर खड़ी थी। जब स्कूटर देखा तो स्कूटर में कोई कागज नहीं, स्कूटर पे नंबर प्लेट नहीं, कुछ भी नहीं। बनारस की स्कूटर चल रही थी। हाँ, जो चल रही थी वो चला रहा था। तो उन लोगों ने क्या किया कि फिर ले जाके स्कूटर, उसका तो कुछ पता नहीं था कौन है, लावारिस में दाखिल कर दिया थाने में। नेक्स्ट डे मेरे पास फोन आता है, एक सीओ थे एमके बिश्नोई सर, जानते होंगे वो, उनका फोन आया, ऑफिस में आइए भैया, हम गए, हमारी पेशी हुई। जाते ही बोलते हैं, क्या आप रास्ते भर चलते बवाल करती रहती हैं एकदम करके। अच्छा। हाँ, हमने कहा सर क्या, आप यूनिफॉर्म पहन के क्यों नहीं चलती, वो कांग्रेसाई का नेता है। हमने कहा सर, पूरे बनारस में 3 महिला सब इंस्पेक्टर हैं, हमके कितने लोग यूनिफॉर्म पहन के चलेंगे, मेरे घर में लड़कियां हैं और लड़कियां हैं, कितने लोग चलेंगे, आपको पता नहीं है वो कांग्रेसाई का नेता है और अच्छा। ये है वो है। मतलब जितना भी डांट सकते थे मुझे डांटा, उसको बुलवाया, उस लड़के को, वो आया, वहां पे मेरे पैर छुआ, उसके बाद उसको भेजा, उसकी स्कूटर दिलवा दी इन्होंने। उसी समय मैंने लिख के भेजा, मुझे नहीं करनी नौकरी, मैंने लिख के दे दिया और करके फिर, और अधिकारी थे उस समय, राय उमापति राय सर थे एसएसपी, बहुत अच्छे। जब उन्होंने कहा, बोले कि नहीं, फिर उन्होंने मेरी पोस्टिंग ऑफिस में कर दी और मैंने एप्लीकेशन दे दी थी। फिर देने के बाद कुछ दिन किया, फिर मैंने 3 महीने की पूरी ईयर ले ली कि मुझे आदमियों के बीच में नौकरी नहीं करनी है। मतलब वो अच्छा अनुभव नहीं रहा शुरुआत हाँ, का। नहीं कि नहीं करनी है, ऐसा था। फिर मैं 3 महीने वो उस पे थी, ईएल होती है, छुट्टी ली, और तभी वो सुशीला रोहतगी थी, यहाँ की सीएम थी एक टाइम में, तो महिला सहायता प्रकोष्ठ सीआईडी में बना बंदरिया बाग पे, पंचमंगलिया पे, जिसमें कि सारी महिला थी, एसपी से लेके एसपी सुतापा सान्याल मैम थी, डिप्टी एसपी जो थी पूर्णिमा सिंह थी, इंस्पेक्टर सुमन चौधरी थी, और सब करके ऐसे ही महिला का सारा था। फिर मैंने वहाँ पे अपनी पोस्टिंग कराई, फिर वहाँ पे जो पोस्टिंग हुई, वहाँ से फिर मैंने अपना करियर शुरू किया, ये हुआ। आमतौर पे देखा गया कि आप वैसे जो जब केस सॉल्व करना होता था, हाँ, तो आप बहुत ज़्यादा मारपीट नहीं कभी किया है आपने, काउंसलिंग के माध्यम से ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि बात सुलझ जाए। बिल्कुल। आप एक चीज बताइए, देखिए हम ये भी ऐसा क्यों करती थी आप? इसलिए कि मारने से कोई सच नहीं कबूल लेगा, बहुत सारे तो उसके आदी होते हैं। आप अपने बच्चे को ही देखिए, घर में अगर एक बच्चा जो है, आप आंख दिखाइए वो डरता है, लेकिन उसी बच्चे को आप 4 बार मारने लगेंगे तो इतना ढीठ हो जाएगा कि आपकी मार का कोई असर ही नहीं पड़ेगा। तो मेरा ये आइडिया होता था कि मुझे किसी का अगर स्टेटमेंट लेना है, सच निकलवाना है, तो मैं उसको बुलाती थी 2-3 दिन पे हर बार, और उसको एक पन्ना दे देते थे कि उस दिन क्या हुआ और क्या है तुम लिख के दो। वो लिख के दे के चला गया। फिर वो जब आता था, थोड़ा बात करते थे, उसके बाद फिर मैं उसको एक पेज देती थी कि पूरा स्टेटमेंट फिर से लिखो। ऐसे करके वो जब 4-5 बार लिखता था ना, तो अगर आदमी सच बोलेगा तो एक ही बात लिखेगा, हर कहानी उसकी वही होगी। अगर रामायण है तो रामायण के बारे में, अरे राम दशरथ के पुत्र हैं तो दशरथ के पुत्र ही होंगे ना। लेकिन अगर वो झूठ कुछ बोलेगा और पढ़ा ही नहीं होगा तो उसको क्या पता। तो इस तरह से समझ में आ जाता था। तो चूंकि मैं मनोविज्ञान की स्टूडेंट भी रही, मैंने एमए मनोविज्ञान से किया था, तो उसी तरह से करके और मैं सॉल्व करती थी और सारे केस सॉल्व होते थे। जैसे मनोविज्ञान वाली बात करी, तो जैसे जो पढ़ाई का शौक था आपको, वो मुझे लगता है पहले तो था ही, लेकिन रिटायरमेंट के बाद और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि आपने हाँ, उसके बाद बिल्कुल। पीएचडी किया। तो उसके बारे में बताइए कि क्या-क्या आपने डिग्री अरे हासिल देखिए, करी हैं? पहले मैंने एमए साइकोलॉजी से बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया था। उसके बाद फिर मैंने एमए सोशियोलॉजी से सुभारती मेरठ विवेकानंद यूनिवर्सिटी से, वहाँ से किया। उसके बाद फिर मैंने वहीं से एमएसडब्ल्यू किया। फिर मैंने एमबीए किया इलाहाबाद से। फिर एलएलबी किया। एलएलबी के बाद फिर मैंने पीएचडी की। पीएचडी के बाद फिर काउंसलिंग एनालिसिस्ट का कोर्स किया।
और अभी अवधी भाषा पे कर अवधी रही हैं। भाषा में किया है, जिसका अभी सेकंड जो है फाइनल का मतलब एक रिजल्ट तरीके से पढ़ाई अवेटेड चल है। रही है। हाँ, अभी इसके बाद फिर मैं कुछ न कुछ आगे भी पढ़ूंगी। पढ़ती रहेंगी आप? बिल्कुल। बहुत बढ़िया। ये मतलब युवाओं के लिए एक मोटिवेशनल है कि आप जब अध्ययनरत रहेंगे तो आपका जो है शरीर बहुत अच्छा रहेगा, दिमाग दिमाग भी भी बहुत अच्छा अच्छा रहेगा, रहेगा। इधर-उधर नहीं जाएगा। वो हुँ, कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का शैतान घर का होता घर। है, हाँ, तो शैतान का घर मतलब ये नहीं होता है कि वो शैतानी करेगा। हाँ, खाली होता है, तो ये भी होता है ना, हम बैठे हैं, शैतान का हमारे घर। सर में दर्द हो रहा है, हुँ, पैर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। जब आप बिज़ी हैं तो आपको वो महसूस ही नहीं होगा। राइट, बिल्कुल सही। हुँ। अच्छा, दूसरा जैसे महिला सम्मान प्रकोष्ठ का आपने नाम लिया, महिला सम्मान प्रकोष्ठ में अभी एक दिलचस्प कहानी भी आपसे डिस्कस हो रही थी, मैं उसके बारे में बात करूँगा। लेकिन महिला सम्मान प्रकोष्ठ में जब आपके पास महिलाएँ शिकायत के लिए आती थी, तो उसमें 90% शिकायतें या सबसे ज़्यादा शिकायतें किस तरह की होती थी? देखिए, पहले जो हमारा टाइम क्या था, वो पति से रिलेटेड ही होती थी? हाँ, पहले तो मैक्सिमम पति से ही रिलेटेड होती थी। हुँ, और जो आजकल वो लिव इन का चल रहा है, उस समय कुछ-कुछ बहुत बड़े-बड़े, मतलब आपको क्या बताएँ कि वो क्लास 1 ऑफिसर्स के नाम 1-2, नहीं ले सकती हैं आप उनका। नहीं, नहीं, हुँ, उन लोग के थे, जैसे कि शादी का करके और उनके साथ रहे इतने दिन रिलेशंस के बाद, फिर उन्होंने मना कर दिया और ये हुआ। या फिर बहुत बड़े-बड़े मतलब अधिकारी या नेता, उनके बच्चों का जो ये फैमिली इश्यू होता था शादी के बाद, मतलब इस तरह के केसेस आते थे। और वो तब ये, धीरे-धीरे क्राइम में कन्वर्ट हो जाते हाँ, थे। क्राइम में इसलिए कन्वर्ट होते थे दुर्गेश जी, कि मैं आपको बताऊँ ना कि जो एक सिनेरियो है हम लोग के का हुँ, मतलब समाज का, तो कल्चर ये होता है कि देखिए, आज अगर रेशियो निकालिए, तो जो मैक्सिमम आईएएस, आईपीएस या जो बड़े-बड़े डॉक्टर, इंजीनियर हैं, वो एक मिडिल क्लास फैमिली के हैं। बहुत हाई-फाई, जहाँ पे कि हर चीज़ प्लेट में सजी मिले, और जिनको स्लीपर जो है एकदम आँख खुलते ही मिल जाए, वो बच्चे नहीं बनते हैं। हुँ, आज के जो इन 90s का आ रहा है, या 99 या 100% वाले, तब भी 90s के थे, वो उस जगह पे नहीं पहुँचते थे जहाँ पे वो बच्चा पहुँचा पहुँचता था, जिसकी माँ की रोटी बना रही होती थी और वहाँ पे बैठ के बच्चा पढ़ रहा होता था, और वो चूल्हे में जो है वो लकड़ी लगा के और उस पे रोटी बना के उसको खिलाती थी। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। जब बात होती थी, शादी की बात आती थी ना, तो जो बड़े अधिकारी या जो बड़े नेता या जो भी होते थे, उन सबको एक आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर चाहिए होता था। वो जो है, वो बड़े हाई-फाई फैमिली में नहीं मिलता था, फिर वो मिडिल क्लास फैमिली में मिलता था। वहाँ पे जब वो लड़की शादी होके जाती थी ना, तो वहाँ जो माँ होती थी, उसको ये होता था कि वो अपने बेटे को इतने दिन तक पाली है, सब कुछ उसको इसलिए किया है कि वो उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बहू आएगी तो उसकी सेवा करेगी। हुँ, लेकिन वहाँ पे जो लड़की जाती थी ना, वो होती थी कि जिसको कि सुबह ही बेड टी चाहिए होता था, जिसको कि स्लीपर भी लाके वो नौकर रख के जाता था, सब कुछ करके, तो वहाँ पे वो उस माहौल में नहीं ढल पाती थी। उस कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था दोनों में। बिल्कुल, तो उस हुँ, माहौल में रहने के लिए और कुछ नहीं होता था, तो तो कैसे सुधारती थी आप, कैसे मैनेज करती थी ये नहीं कर कॉन्फ्लिक्ट? पाते थे। नहीं कर पाती थी। यही होता था कि बेटा माँ-बाप को छोड़ के और उसको बहू को अलग लेके रहता था। मैं कितनी लड़की थी ऐसे ही अपने, सॉल्व होता था केस? हाँ, इसी तरह से ऐसे ही सॉल्व? होता था। मैं बोलती थी अपने तो अधिकारियों से, ये तो त्रासदी है। अपने लीगल एडवाइज़र थे, एक कुछ सिंह सर हैं, अभी भी होंगे, वो करके हैं अभी भी, उनसे पूछिए तो वो वही बोलते थे कि आप क्या करेंगी? कानून अंधा है। हुँ, कानून में ये है। और पहले जो है वो कानून जो 498 ए था ना, वो पहले बहुत ही मतलब ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। उसमें ये था कि अगर कोई लड़की ये बोलती है कि उसका पति या उसके ससुराल वाले उसको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, हुँ, तो ये होता था कि शारीरिक रूप में तो यहाँ नील पड़ी है या यहाँ मारा है वो दिख रहा है, लेकिन मानसिक रूप से कि वो आपको बेडरूम में प्यार कर रहा है या गाली दे रहा है, वो तो किसी को नहीं पता ना। किसी को नहीं दिख वो रहा जो है। बोल रही है वही लिखना पड़ता था। तो हुँ। मुझे तो ये था कि मैं कई बार, मुझे बहुत दुःख होता था, लेकिन मैं उन लोग से बोलती थी कि मेरी औकात नहीं है कि मैं संविधान बदल दूँ या ये बदल दूँ। हमने कहा मुझे तो वही करना है जो किताब में लिखा है। लिखना पड़ता था। हाँ, वही करना पड़ता था। और उससे तो क्या होता था आदमी जेल जाता था? यहाँ या तो जेल जाता था, या फिर वो माँ-बाप को छोड़ के अगर लड़की अलग रखना रहना चाहती थी तो उसको लेके अलग रहता था। यही हुँ। रेमेडी थी और कुछ नहीं था। अब तो इसका मतलब थोड़ा एक चेंज तरीके हो से गया देखा है। जाए कि 90% केसेस फेक हुआ करते थे। हाँ, बहुत सारे फेक होते थे। जो मेन होते थे वो तो अपनी पहुँच मनमानी भी नहीं कराने के पाते थे। लिए, अपनी हाँ, मनमानी का। एकदम, एकदम। जो रियल में होते थे वो तो पहुँच भी नहीं पाते थे वहाँ तक। हुँ।
अब जब आपका और ऐसा अनुभव रहा है तो फिर अरे मैंने क्राइम अगेंस्ट वुमेन में 32 साल उसी में नौकरी की है। बहुत सारे लड़के लड़कियों का जो अच्छा, होता इसी था। पर आपने महिला अधिकारों पे किताब भी लिखी है। बिल्कुल। आप कह रही हैं कि ठीक है, गलत भी होता था, लेकिन आपने महिला अधिकारों पर किताब भी लिखी है, शायद इसलिए कि ताकि महिला को अधिकार मिले, समझ है ना? नहीं, 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 क्या कभी उसमें पुरुषों के लिए भी पीछे यही तो मेरा सवाल बाकायदे। था, यही तो हाँ, मेरा सवाल था एकदम कि मैंने पुरुषों लिखा का है। ध्यान क्यों नहीं आया? नहीं, नहीं, है आया है? उसमें, आया है। जैसे तो क्या देखिए, ध्यान आया ये बता सबसे दीजिए? ज़्यादा है ना कि उसमें ये आता था पुरुषों के लिए, अब वो घर की बात है, तो वो तो कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन आजकल तब से ही चल रहा है विशाखा वाला, जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट इन वर्क प्लेसेस। हुँ, तो उसमें भी ये था कि बहुत सारे गलत केसेज़ हम लोग के पास आते थे, हुँ। हम लोग देखते थे। तो उसके लिए भी ये था कि भाई कैमरे लगवाइए। मैंने तो कई ऑफिसेज में मैंने खुद कैमरे लगवाए भाई। मेरी जब इन्वेस्टिगेशंस होती थी तो ऑफिसेज से वो मुख्यमंत्री लोगों के पास मेरे अगेंस्ट में शिकायत जाती थी, वहां से अच्छा। आता था, मेरी इंक्वायरी होती थी। मतलब क्या क्या नहीं होता था। नहीं तो जैसे कभी पुरुष नहीं आया आपके पास कि नहीं मैं हाँ, सही हूँ और बहुत मुझे आए। बचा हाँ, लीजिए एकदम बचाया। और मैं गलत नहीं हूँ? मैं एकदम बचाया मैंने। अच्छा। जहाँ वो सही थे और जहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं थी, वहां मैंने सारे प्रोड्यूस करके उसमें एफआईआर लगाई, एकदम किया। हुँ। पुरुषों को बच मेरा बच एक ही फंडा था कि जस्टिस शुड बी डन, बस इससे आगे कुछ नहीं। अगर पुरुष सही तो आपने बचाया है? एकदम बचाया है। आपको यहाँ पे बहुत सारे पुरुष मिल जाएंगे जिनकी दीदी हूँ मैं, आज भी रिलेशन से, उनकी बीवी से, उनके घर वालों से, उनके माँ बाप से। सत्या मैम के लिए ये भी एक खास बात है कि ये उत्तर प्रदेश भारत में ऐसे हजारों परिवारों की सत्या दीदी भी हैं, तो वो सत्या दीदी के नाम से ज़्यादा फेमस हैं। तो ये जैसे कि ये जो आपको खिताब लोगों ने दिया है, इसीलिए दिया है कि आप लोगों ने मतलब आपने जस्टिस सही से किया हाँ, है। बिल्कुल। पुरुष अगर दोषी नहीं है तो आपने पुरुष का एक साथ दिया सर्वे है। हुआ था, हुँ, इंडियन एक्सप्रेस का, प्रभु हुँ, चावला जी का। हुँ, उन लोगों ने पूरा सर्वे कराया था, तो उसमें उन्होंने मेरा यूपी से पूरा सर्वे कराया था, वो मुझे देवी अवार्ड दिया था, जो मुख्यमंत्री जी ने दिया था। तो उसमें उसका टाइटल था कि अक्का राखी दीदी। अच्छा। अक्का राखी दीदी की मतलब यूपी के सारे लड़के लड़कियां अपने आप को एकदम सिक्योर महसूस करते हैं कि उनकी सत्या दीदी उनके साथ हैं। ये पूरा बकायदे स्लोगन है, हुँ। प्लस पूरी फाइल है, सब हाँ, कुछ है। मैंने एक आध अखबारों में आपकी कटिंग ऐसी देखी थी जहाँ पर एक तरफ किरण बेदी हैं, एक तरफ आप हैं। लोग आपको उससे जोड़ते हैं। हाँ, मैक्सिमम बनारस में भी, यहाँ पे भी मुझे लोग अभी भी लखनऊ की किरण बेदी बोलते हैं। हुँ, और जब यूनिफॉर्म में थी तो बहुत सारा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता था। कई हुँ। बार मैं कई जगह गई, वहां पे लोग दौड़ के आ गए, किरण बेदी आ गई हैं। एक लाइन तो और मैंने, आपकी जुड़ती है, आई एम द बेस्ट एंड ऑल इज़ वेल, ये इसका नहीं, क्या मैं ये मामला है? बोलती हूँ, ये इसका हाँ, क्या ये मामला है? क्या राज है? मामला ये है कि मैं हर व्यक्ति से, हुँ, जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं या जो आजकल के टीनेजर्स हैं, सब कुछ है, मैं उनको मतलब ये बोलती है कि लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए सबसे पहले तो व्यक्ति को पॉजिटिव होना चाहिए। हर स्ट्रगल्स आती है और जितनी भी बाधाएं आती हैं उससे हमको एक नया सबक मिलता है हुँ, और एक नया नया रास्ता मिलता है। हुँ, वो रुकना नहीं चाहिए। और उससे उबरने के लिए देखिए, हमको होता है ना कि भगवान, आत्मा और परमात्मा तो सब एक ही है। अगर आत्मा है तभी परमात्मा है, हमारी आत्मा नहीं है। हम सोच लें हम एकदम भूखे रह लें एकदम 24 घंटे और करके परमात्मा मिल जाएंगे, तो कभी नहीं मिलने को। अरे जिस दिन आत्मा शरीर से निकल जाती है उस दिन तो मिट्टी हो जाता है। आदमी बोलता है अरे रात हो जाएगी तो घर में रखना पड़ेगा, जल्दी ले जाओ, जल्दी हटाओ। हटाओ। तो मैं ये कहती हूँ कि सब कुछ खुद है। हुँ, सबसे पहले खुद आप खुश रहिए। हम आपको वही दे सकते हैं जो मेरे पास है। हुँ। अगर हम दुखी हैं तो आपको क्या खुशी देंगे भाई? ना, 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 ना। तो बल्कि उसके ये लिए मरने पे एक और ख़ास बात है कि मरने के बाद लोग दावत करते हैं और सॉरी, ना मतलब रिचुअल्स की बुराई नहीं, पर मरने के बाद उसके नाम की दावत करके उसको खत्म कर देते हैं, भुला हाँ, देते हैं। वो सब तो रिचुअल्स की है, वो अलग है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि खुद में एक आत्मविश्वास लो हाँ, और उसको करने के लिए सबसे पहला काम ये करो कि सुबह जैसे सब उठते हैं, हुँ, हम लोग पूजा करते हैं, कोई गायत्री मंत्र पढ़ता है, सरस्वती स्तोत्र पढ़ता है, शिव स्तोत्र पढ़ता है, हम कह सब। लेकिन सबसे पहले जब सबसे उठ के आदमी जाता है, वॉशरूम में जाता है, हुँ, वहां पे मुंह धोता है, सबसे पहले ये होता है ना फ्रेश होने के लिए पानी। तो हुँ। हमने कहा वहां सबसे पहले शीशे में जब शक्ल दिखाई दे तो अपने आप को सिर्फ ये बोलो कि आई एम द बेस्ट। क्या बात है! पहला ये मंत्र पढ़ो कि आई एम द बेस्ट, और उसके बाद हुँ, ऑल इज वेल। बस ये दो चीज लेके और निकलो घर से, चलो।
और सारी चिंता, समस्या, फिक्र एक तरफ रख के और मुस्कुराओ। क्या बात है। देखिए, मुस्कुराहट उधार में नहीं ये मिलती हमारे है, उन युवाओं के लिए मोटिवेशनल कोई लाइन आपको है। दे नहीं सकता है। हम्म, एक यही वो चीज है जिसके लिए आपको किसी और मेकअप की जरूरत नहीं है, वरना तो आप कितने भी मेकअप थोप लीजिए, कितने गहने पहन लीजिए, अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है तो सब चीज बेकार अच्छा, है। मुझे लग रहा है इसीलिए आपने भी मेकअप करने से मना कर दिया कि मैं नहीं मेकअप नहीं नहीं, करती। मैं तो हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ, हंसती रहती हूँ। आपकी अरे मुस्कुराहट आपका मेकअप है। हाँ, एकदम। वाह, क्या अरे बात ये तो इतना मतलब है। वो है कि मेरे ऑफिस में मेरे जो हमरा सिपाही रहते थे, हाँ, वो अगर कहीं पे फोटो खींचती थी तो बोलते थे सर का तो बस एक ही पोज में फोटो होता है। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि पोज का क्या मतलब, कपड़ा एक है या एक जैसे खड़े हैं। तो मैंने एक बार पूछा, मलखान सिंह थे एक, तो हमने कहा भाई तुम्हारा एक ही पोज का क्या मतलब है? तो बोले कि हर में बस हंसती रहती है। हमने कहा तो फिर वो तो कभी बदलेगा नहीं। मेरी बेटी बोलती एक है चीज कि और है, हाँ, ये भी आपने बोला ना कि वो सर का, तो जब हाँ, मैडम नहीं बोलते पुलिस थे ना, में पुलिस में कोई हाँ, पता नहीं क्यों हाँ, मैडम नहीं बोलता है। सर ही है ना। हाँ सर, मैडम भी मैं कितनी बार मतलब ये बोलूं। ट्रेंड है या ऐसा तो नहीं कि पुरुषवादी मानसिकता वहां पर ज्यादा जो हावी भी है। है वही हॉबी होगी या क्या हाँ, है, ये मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन मैं सिखा सिखा के हार गई अपने कुलीग्स को कि सर मत बोलो, हाँ। लेकिन वो कभी भी मैडम तो बोले ही नहीं, या बस तो सर ही। या तो आप में उनको पुरुष ही दिखता होगा, शक्तिशाली। देखिए, पुरुष प्रधान समाज रहा है तो वो रहा होगा दिमाग में या जो भी है, कुछ क्या करने से अब एक कोई। घटना आपने बताया था कि आपको किसी मुलजिम को पकड़ने के लिए जाना था, उसमें गाड़ी वाड़ी का बड़ा अरे खेल हो वो गया था। बहुत, वो इतना इंसिडेंट उसको कलंक है। संक्षिप्त में बताइए जरूर, क्या संक्षेप में है। उसको कैसे बताएंगे हम? हाँ, हमारे डीजी थे, हाँ, बहुत महानुभाव, जानते हैं, उनका नाम नहीं बताएंगे। अच्छा, बाद में बता दीजिएगा। बाद में क्या, सबको पता है। अच्छा, तो तो एक जैसे मैं जो इन्वेस्टिगेशन करती थी ना, तो हाँ, मैं किसी की हिसाब से नहीं करती थी, हम्म, वही जस्टिस शुड बी डन। तो एक बैंक फ्रॉड का था उसमें, हम्म, जिसमें यहाँ से लेके और मुंबई तक का था, सब मैंने पूरा किया हुआ था। तो हमारे डीजी महोदय चाहते थे कि उस बैंक में मैं, जो चीफ मैनेजर्स होते हैं हम्म। कई बैंकों के, कि उनको मुलजिम बना दूं। ओ, तो मैंने कहा कि मैं नहीं बनाऊंगी। उस एक उसके चक्कर में कितनी सारी फाइलें खोली और कितनी कोशिश की उन्होंने मुझे सजा देने की, सब कुछ करके कुछ नहीं कर पाए। मैं लॉ कर रही थी, मेरा लॉ का कैंसिल करवा दिया था मैंने, फिर दोबारा किया। मतलब बहुत उन्होंने जितना भी प्रताड़ित कर सकते थे किया, कर कुछ नहीं पाए। लास्ट में उसमें क्या हुआ कि एक किसी और का केस था, वो छुट्टी पे थे, वो केस मुझे दे दिया। उसमें एसपी थी जो हमारी, एसपी और डीआईजी, ये तीनों शामिल थे, और डीजी, उसको दिया। और एक दिन दोपहर में मुझे एसपी जो थी वो बुलाई और बोली कि सत्या, जो आपके पास फाइल है उसमें एक मुलजिम गिरफ्तार होना है मेरठ से, जो वो है वहाँ के, वो लोग जाएंगे और गाजियाबाद में है, कि वो गिरफ्तार होगा तो आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे लेके आने के लिए। तो हमने कहा कि मैम कि कब? तो बोले कि आज ही। तो हमने कहा मुझे मैम टाइम बता दीजिए तो मैं रिजर्वेशन करा लूँ कि वहाँ जाने के लिए। कि नहीं, अभी पता नहीं है, जब पता चलेगा टाइम तब बताएंगे। सोचिए, ये करीब 12 बजे की बात है। मैंने फिर 3 बजे पूछा, 4 बजे पूछा, कि नहीं, कुछ पता नहीं है। फिर बोली कि वहाँ बात करिए। तो मैंने मेरठ में जो वहाँ पे डिप्टी एसपी थे उनको फ़ोन करके पूछा, तो उन्होंने बोला कि अरे अभी पता नहीं है, जब पकड़ा जाएगा तब बता देंगे। तो हमने कहा सर मुझे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, कैसे आऊँगी मैं? तो कह रहे हैं कि अरे नौचंदी चलती है, उसमें बैठ के आ जाइएगा। हमने कहा कि सर मैं आज तक बिना टिकट कहीं गई नहीं हूँ और नौचंदी में कैसे करके आ जाऊँगी? तो उन्होंने कहा कि अभी वो नहीं है, मैं बता दूँगा। सोचिए, उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर मैं बैठी रही। शाम को 5 बजे जब ऑफ़िस ख़त्म हो गया तब तक कुछ नहीं पता था। फिर मैम से मैंने कहा तो मैम ने बोला कि बता। हमने कहा मैम फ़ोन ऑन रखिएगा, कि मुझे कोई प्रॉब्लम होगी। ना मेरे पास परमिशन, किसी ने परमिशन भी नहीं दिया कि पहले से परमिशन दे दो, मैं अपना गिरफ्तारी की। करा लूँ रिज़र्वेशन, या कुछ नहीं दिया। छुट्टी हो गई, सब लोग घर चले गए, सारे हो गए। रात को 9 बजे मेरे पास फ़ोन आता है वहाँ से, गाज़ियाबाद सिंघानिया गेट से, कि आप आ जाइए, मुलजिम आपका गिरफ्तार हो गया है। 9 बजे रात का मैं कैसे जाऊँ? हमने कहा कैसे? बोले कैसे वो करके आप आइए। उन्होंने भी फ़ोन काट दिया। उसके बाद से
रात को 10:30 बजे तक मैंने एक एक आदमी को, एसपी ने भी मोबाइल ऑफ कर दिया, डीआईजी ने, सब पूरा ऑफिस मोबाइल ऑफ करके बैठ गया। अब मैं क्या करूं? फिर मेरे ब्रदर रहते हैं, मैं उनको, अरुण भैया को मैंने फोन किया, उनसे मैंने एक गाड़ी हायर की, और जो दो मेरे हमराह थे, एक मलखान सिंह और एक मिश्रा, उनको फोन किया। उनको भी कोई परमिशन नहीं थी, उन दोनों ने अपनी नौकरी दाव पे लगा दी। सोचिए मेरी बात पे। रात को 11 बजे वो सब मेरे पास, मतलब मैंने एक को लिया जाके उसके घर से, फिर हम आए इंदिरा भवन। इंदिरा भवन पूरा बंद था, कैसे कैसे ढूंढा चौकीदार को, पीछे से दरवाजा खुलवाया, 5th फ्लोर पे गए, वहां भी कोई नहीं। वहां पे मैंने एक एप्लीकेशन लिखी, लिख के मेज पे रखा, फिर मैं गाड़ी में लेके, गाड़ी से फिर गए राजाजीपुरम, वहां से दूसरे सिपाही को लिया और सीधे गाजियाबाद गाजियाबाद गए। और खूब बारिश हो रही थी, बारिश में एकदम कैसे करके सुबह 5 बजे हम गाजियाबाद पहुंचे। जब गाजियाबाद पहुंचे, वहां पे गए तो मुलजिम जो है वो पकड़ के वो बंद किया हुआ था, वहां कोई अधिकारी नहीं, मतलब जिन्होंने पकड़ा था, जो हमारे विभाग के थे, एक आदमी नहीं। मैं वहां पे लाखैरों की तरह घूम रही हूँ। उतनी सुबह थाने में भी कोई नहीं। फिर मैंने फोन किया तो उन्होंने बोला कि अरे 10 बजे के बाद वो उसको वो रिमांड पे लेना है, कि तब तक कोई ना कोई आ जाएगा। हम भी आराम से बैठ गए। उससे पहले कोई गिरफ्तारी की नहीं थी, बाहर का कुछ हुआ नहीं था, कुछ मुझे आइडिया नहीं था कि क्या होता था। बैठे रहे, कोई नहीं आया। 10 बजे तक नहीं आया कोई, 11 बजे नहीं आया, 12 बजे तक नहीं आया। तो फिर करके हमारे जो सिपाही जो थे दोनों, वो जानकार थे, तो बोले कि सर ऐसे तो मतलब वो उठ जाएंगे मजिस्ट्रेट, और ये एकदम कुछ होगा नहीं। फिर हम लोग उनके पास पेपर लेके गए रिमांड के लिए। तो उन्होंने कहा कि किस चीज की रिमांड, कि 24 घंटे हुए ही नहीं, रिमांड किस चीज की, कि रिमांड की कोई जरूरत ही नहीं है। अब सोचिए, मतलब जैसे धड़ाम से गिरे, तब कुछ पता नहीं। तो उसने बोला कि साहब रिमांड नहीं है, और इसको ले जाके वहां पे बुलंदशहर जमा करना है, और अगर 5 बजे से पहले ये नहीं जेल इसको जमा किया तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अब क्या करें? फिर हम गाड़ी लिए और वहां से तुरंत उसको लेके, और हम लोग वहां चल गए बुलंदशहर। बुलंदशहर हम 4:45 बजे पहुंचे। जब वहां पे पहुंचे तो जो कोर्ट मुहर्रिर था वो बोले नहीं, अब तो मजिस्ट्रेट साहब उठने वाले हैं, कि अब कुछ नहीं होगा। अब मुझे ये नहीं समझ में आया कि उस मुलजिम को लेके मैं कहाँ जाऊं, क्या करूंगी क्या नहीं, मतलब मुझे चक्कर आ रहे थे। मैं जब नहीं सुना तो मैं एकदम हटा के उसको सीधे मैं चेम्बर में घुस गई, और जाके सर को मैंने पूरी कहानी बताई कि मतलब किस तरह से मुझे ट्रैप किया गया है और क्या है। उन्होंने तुरंत बुलाया, फिर वहां से हेड मुहर्रिर को, वहां का सब इंस्पेक्टर बुलाया, और उन्होंने आर्डर किया और बोला कि ले जाके जमा करवाइए। फिर उन्होंने ले जाके वहां पे जमा करवाया थाने में, अरे वो जेल में उसको डाला। डालते डालते जेल में 7 बज गए थे। वहां से आना था दूसरे दिन, 15 अगस्त थी। मुझे किसी ने परमिशन नहीं दी थी, और 15 अगस्त का मतलब है कि अगर मैं थाने पे या अपने ऑफिस में अगर मैं मौजूद नहीं हूं तो वो देशद्रोह होता है, वो एक मुकदमा और कायम होगा। अब वो पूरी रात, मतलब सोचिए कि चलते रहे, बारिश में कुछ दिखे नहीं, करते करते सुबह करीब मैं वही 5 बजे हम लोग लखनऊ में एंट्री किए। तो सबसे पहले पारा थाना पड़ा, हम पारा थाना में गए, वहां थाने में जाके वहां पे एंट्री किए कि मैं मौजूद हूँ। उसके बाद मैं पारा थाने पे आई, वहां पे मैंने पारा थाने पे आपने अपनी एंट्री कर दी? हाँ, अपनी एंट्री कर दी कि मैं एक थाने पे, मतलब 15 अगस्त के उसमें मैं जो देश को सल्यूट करने के लिए मैं वहां पे हूँ, मौजूदगी दिखाई। और उसके बाद घर गए, मेरे पेट में बारिश में भीग के और बेल्ट से पूरे छाले पड़ गए थे। आपको पता है, उसका मुझे हफ्तों ट्रीटमेंट करवाना पड़ा था, ये हालत थी। फिर भी मैं आई और करके आए, कोई कुछ नहीं कर पाया। ये तो डेडिकेशन था अपने सर्विस के प्रति। हाँ। और ऐसे इंसिडेंट फिर कभी इतने बताएंगे कि मुझे परेशान करने के लिए जब जब भी कुछ किया गया, और तब भी कुछ नया नया हुआ, मतलब जो कि जीत मिली आपको। हाँ, मतलब मुझे रिवार्ड मिले उसके। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ऊपर वाला जो है ना, अगर आप सच हैं, सही हैं, नहीं, आप अपने काम के प्रति डेडिकेटेड हैं। काम को ही आपने पूजा मान लिया। एकदम काम का ये था कि एक केस में, जैसे कि कई केस पे री इन्वेस्टिगेशन की थी मैंने, सीईओ थे शाहजहांपुर के, उनके अगेंस्ट में लिखा। और जो आईपीएस लक्ष्मी सिंह मैम है, उनके पिताजी थे इंद्रदेव सिंह जी, जो वकील थे।
तो वो मुलजिम के वकील होते थे और मैं मतलब पुलिस का अपनी इन्वेस्टिगेशन में, तो हमसे जो कोर्ट में जो बहस होती थी ना, तो बहुत उल्टा सीधा बोलते थे, मैं भी बहुत जवाब देती थी एकदम करके। तो जब वो बाहर निकलते थे, मेरी पीठ थपथपाते थे। अच्छा। कहते थे कि मैं पहली बार यूपी पुलिस में कोई ऐसा सब इंस्पेक्टर देख रहा हूँ कि जिसको कि अपने केस जो है वो इमले की तरह याद है। तो मुझे इमला तो पता ही नहीं था कि क्या होता है। तो मैंने पूछा तो लोग मतलब बताते थे कि जिस तरह की सब रटते हैं या सब एकदम याद होता है। और मुझे आज भी मेरे एक-एक केस अभी भी याद है। वाह! पूरी क्या की बात! पूरी इन्वेस्टिगेशन आप मैं बता सकती हूँ कि हाँ, इसमें ये रहा, इसमें ये रहा, इसमें ये रहा। तो इस जो आपकी एक तरीके से हम लोग की जो आज की बातचीत थी, वो एक मोटिवेशनल क्लास की तरह थी। मतलब कर्म ही पूजा है। अगर काम को ही आप पूजा बना लें, तो आपको कोई अवार्ड और रिवार्ड बचेगा नहीं, आपको सब कुछ मिलेगा और आप अपने मुकाम तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो सत्या मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। एकदम मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जी। आप मेरा नंबर दे दीजिएगा। कभी कोई लड़की या लड़का मतलब लीगली भी मैं आपका नंबर लिख के एलएलबी डाल हूँ। सकते हैं। हाँ, डाल दीजिएगा ताकि किसी को काउंसलिंग की ज़रूरत है या कभी-कभी होता है ना कि जैसे कि हमको पेट में दर्द हो रहा है तो सर दर्द की दवा काम नहीं करती नहीं है। करती है। तो कोई केस प्रॉब्लम है तो उसमें क्या करना चाहिए? मैं जस्ट लाइक ए चैरिटी मैं चाहूँगी कि मैं उनको अवेयर कर दूँ, ये अब अभी भी। हमारे प्रोग्राम के माध्यम से हम ये बात दर्शकों तक पहुँचाएँगे, या जो लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे, हम नंबर उसमें लिख के डाल देंगे। तो इस नंबर के माध्यम से आप ज़रूर संपर्क करिए, जो अपनी समस्या है उसको बताइए, क्योंकि ये निःशुल्क सेवा आपको और कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, तो आज इस एपिसोड को हम आगे फिर कभी बढ़ाएँगे इस सीरीज़ ठीक को। है। ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू।